नहीं, शुरू करते हैं हम आज। हम जो हैं शुरू कर रहे हैं आज रेस्पिरेटरी सिस्टम की बेसिक एनाटॉमी। ये आज हमारी क्लास होगी। हम फिजियोलॉजी आज पढ़ेंगे। हम रेस्पिरेटरी एनाटॉमी इन ए ब्रॉड सेंस अगर कहें तो हम ये पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने ऑलरेडी एक डायग्राम बनाई हुई है और डायग्राम बहुत खौफनाक और शदीद किस्म की है। हो सकता है ये देखने के बाद आप लोगों को रात को नींद भी ना आए, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। ये हमारे पास एक बेसिक डायग्राम है। ठीक है। ये ऊपर जो है ये इस बंदे की नोज है। ये ये नोज है। ठीक है। और ये माउथ है। ठीक है। और ये नोज है। अब जब हम इनहेल करते हैं यानी एटमॉस्फेयर के अंदर जो ईयर है, वो ईयर जब हम इनहेल करते हैं तो मेनली हम इनहेल करते हैं ईयर को नोज से, लेकिन थोड़ी बहुत ईयर जो है वो हम माउथ से भी इनहेल करते हैं। यानी मेनली ईयर हम इनहेल करते हैं नोज के जरिए से। ये नोज है और ये माउथ है। माउथ के अगर मुंह खुला हुआ हो तो इससे भी थोड़ी ईयर जो है वो अंदर इनहेल हो रही होती है, अंदर जा रही होती है। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो ईयर आप ले रहे हैं इसके अंदर है क्या, व्हाट इज द कंटेंट ऑफ द ईयर जो आप इनहेल कर रहे हैं। तो इस ईयर के अंदर आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन भी होती है, ज़ाहिर है मेन ऑक्सीजन है, लेकिन इसके साथ-साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है थोड़ी मिकदार में और नाइट्रोजन भी होता है थोड़ी मिकदार में। तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ये आप इनहेल करते हो। कोई आपसे पूछ सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को तो हम एक्सहेल करते हैं। इनहेल करते हैं, उसमें मेन कंपोनेंट जो है वो ऑक्सीजन का होता है, लेकिन थोड़ी मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद होता है और नाइट्रोजन भी मौजूद होता है। जो एयर हम एक्सहेल करते हैं यानी बाहर निकालते हैं, उसमें जो है मेन कंपोनेंट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, लेकिन थोड़ी मिकदार में जो है। आवाज मेरी आ रही है क्लियर? यस सर, अभी क्लियर है। हम जो एयर इनहेल करते हैं उसमें मेन कंपोनेंट जो होता है वो ऑक्सीजन का होता है, लेकिन थोड़ी मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन भी मौजूद होती हैं। हम ये इनहेल एयर मेनली जो है करते हैं नोज से, लेकिन थोड़ी एयर हम माउथ के जरिए से भी इनहेल करते हैं। पहली बात तो हो गई हो ये। अब हमारे पास ये जो ईयर स्टार्ट में गुजर रही है, इसके गुजरने के दो रास्ते हैं। एक तो नोज के जरिए से, नोज के रास्ते से गुजर रही है। दूसरे होते हैं साइनसेस। ठीक है। साइनसेस मौजूद होते हैं। अब नोज जो है और साइनसेस, इनका फंक्शन क्या है? नोज प्लस साइनसेस का फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन ये है कि ये आपके इनहेल्ड एयर को के साथ तीन काम करते हैं। नोज प्लस साइनसेस, ये तीन काम करते हैं। जो ईयर आप इनहेल कर रहे हो, पहले मैं आप लोगों को साइनसेस जो है वो दिखा देता हूँ। ठीक है। ये आपके पास साइनसेस है। ये देखें, नजर आ रहे हैं आप लोगों को? ये आपके पास नोज है। ये नोज जब अंदर जाती हैं तो ये नोज कनेक्टेड हैं। यहाँ पे ये जो आपके फेस के अंदर मैक्सिलरी बोन है, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी, इन बोन के अंदर एक खाली जगह होती है, एम्प्टी स्पेस होती है हड्डी के अंदर। ये जो फेस के अंदर आपकी मैक्सिलरी बोन है ना, इसमें एक खाली स्पेस होती है। इस खाली स्पेस को हम साइनस कहते हैं। तो ये आपके पास इस साइड पे भी और इस साइड पे भी मैक्सिलरी साइनस है। ये देखो, ये कनेक्टेड है आपकी नोज के साथ। तो जो ईयर आप इनहेल करते हो वो जाती हैं आपके इस मैक्सिलरी साइनसेस में, दोनों साइडों पे। उसके बाद यहाँ पे ये ऊपर 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 जाती हैं,
तो ये आपके पास यहाँ पे फ्रंटल साइनसेस हैं, ये फ्रंटल साइनसेस हैं जो आपके माथे की हड्डी है, फ्रंटल बोन है। इस फ्रंटल बोन के अंदर एम्प्टी स्पेसेस हैं, खाली जगह हैं, जिनको हम फ्रंटल साइनस कहते हैं। कि मैक्सिलरी साइनस के अंदर से भी घूम फिर के आ गई, फिर उसके बाद ये ऊपर गई और ये फ्रंटल साइनसेस के अंदर भी घूम फिर के आ गई, और ये यहाँ पे ये जो छोटे छोटे खाली जगह हैं, ये डार्ट्स की शक्ल में। अच्छा, तो अब हमारे पास नोज और साइनसेस हैं, ठीक है। नोज मैंने आप लोगों को ये नोज है, नोज के साथ मैंने आप लोगों को फोटो में यहाँ पे दिखा दिया था कि यहाँ पे साइनसेस मौजूद होते हैं। जो ईयर आप इनहेल करते हो नोज के रास्ते से, ये यहाँ से जाके साइनसेस में जाती हैं दोनों साइडों पे। ये फेस के अंदर जो बोन है, इसको हम मैक्सिलरी बोन कहते हैं, और इसके अंदर जो एम्प्टी स्पेस है, बोन के अंदर खाली जगह है, इसको हम मैक्सिलरी साइनस कहते हैं। इसी तरह जब आप ऊपर जाते हो तो ऊपर आपके पास ये फ्रंटल बोन है, ये सारा जो आपके माथे की जो हड्डी है, इसके अंदर एम्प्टी स्पेस है, इसको हम फ्रंटल साइनस कहते हैं। ये और इसी तरह ये आपके पास स्फिनाइड साइनसेस हैं दोनों साइडों पे, और ये यहाँ पे छोटे छोटे इथमाइडल साइनसेस हैं। तो ये बोन्स के अंदर मौजूद एम्प्टी स्पेसेस हैं, और इन एम्प्टी स्पेसेस के थ्रू ये ईयर गुजर के जाती हैं, जो आपने इनहेल की थी, जो आपने ईयर इनहेल की नोज के जरिए से, ये मैक्सिलरी साइनस, फ्रंटल साइनस और इथमाइडल साइनस से घूम के यहाँ आती है, यहाँ आती है। अब ये क्यों जरूरी है, नोज और साइनसेस क्यों जरूरी है, इनका क्या फंक्शन है? इसके बेसिकली तीन फंक्शन है। पहली चीज तो है फिल्ट्रेशन। देखो, जो ईयर आप इनहेल कर रहे हो, इस इनहेल ईयर के अंदर कोई पार्टिकल्स ना हो, कोई बैक्टीरिया ना हो, कोई वायरस ना हो, कोई डस्ट पार्टिकल ना हो, उसके लिए अल्लाह ताला ने आपकी नोज के अंदर जो है फिल्टर रखे हैं। एक नोज के अंदर जो हीयर हैं, जो बाल हैं, वो हो गए, वो फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, पार्टिकल वगैरह को वहां पे रोकते हैं ताकि वो इधर तक ना आए, इधर तक ना आए बल्कि इधर ही रोक दिए जाएं। और दूसरा नेजल म्यूकस होता है। नेजल म्यूकस, आपकी नाक के अंदर जो गंध होता है हल्का फुल्का, ये नेजल म्यूकस। देखो, ये आपके पास नोज है, ये नेजल ईयर हीयर है, ठीक है, ये नेजल हीयर है। नेजल हीयर के अंदर ये यहाँ पे जो रेड पेन के साथ मैंने ड्रा किया है, ये म्यूकस है, ठीक है, ये मौजूद होता है। अब जो ईयर आप इनहेल करते हो नाक के जरिए से, तो ये ईयर जब गुजर के आती हैं तो ये साफ होती हैं। क्यों? क्योंकि इस ईयर के अंदर अगर कोई डस्ट पार्टिकल थे, तो वो ईयर, नोज के अंदर जो ईयर है और नोज के अंदर जो म्यूकस है उसने पकड़ लिए। जो ईयर हैं, ये लार्ज पार्टिकल्स को फिल्टर करते हैं, लार्ज पार्टिकल्स इसके अंदर फंस जाते हैं, जबकि जो म्यूकस है ये स्टिकी होता है, चिपक जाता है। तो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जो जो इन नोज ईयर्स के अंदर से गुजर जाते हैं, उनको फिर म्यूकस जो है वो चिपका लेता है, पकड़ लेता है। तो जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, उनको आपका जो नेजल म्यूकस है, आपकी नाक के अंदर जो म्यूकस है वो पकड़ता है। तो नाक के अंदर जो गंध मौजूद होता है, ये भी फायदे की चीज है, ये भी अल्लाह ने बगैर किसी मकसद के नहीं बनाई। तो नोज जो साइनसेस का पहला काम क्या था? फिल्ट्रेशन का, ठीक है। कि ये आपके जो ईयर आप इनहेल कर रहे हो, इसके अंदर अगर कोई पार्टिकल है, उसको यहाँ पे फिल्टर करते हैं, उन पार्टिकल को यहाँ पे कैप्चर करते हैं ताकि ये इस ईयर के साथ नीचे लंग्स में न जाए। दूसरा काम क्या है नोज साइनसेस का? मॉडिफिक बल्कि मेन काम, चेंज द क्वालिटी ऑफ ईयर, चेंज द क्वालिटी ऑफ ईयर। देखो, जो ईयर आप इनहेल कर रहे हो, ये ईयर बाहर से क्या होती हैं? ये होती हैं कोल्ड और ड्राई। जो बाहर एटमॉस्फेयर में ईयर हैं, ये होती हैं कोल्ड, होती हैं ठंडी, होती हैं प्लस खुश्क होती हैं। ये अगर आपके लंग्स के अंदर चली जाए, कोल्ड और ड्राई ईयर, तो आपके लंग्स सही फंक्शन नहीं करेंगे, आपके लंग्स को डैमेज कर देंगे। तो अल्लाह ताला ने नोज बनाई है और साइनसेस बनाए हैं, जो मैंने आपको समझा दिए। फ्रंटल साइनस जो आपके माथे की हड्डी में है, मैक्सिलरी साइनसेस जो फेस की हड्डी में है, और इथमाइडल साइनसेस बार ये ईएनटी में हम पढ़ेंगे। लेकिन ये साइनसेस हैं और नोज हैं,
ये क्या करते हैं, कोल्ड और ड्राई ईयर को कन्वर्ट करते हैं इनटू वार्म प्लस मॉइस्ट ईयर। और ये वार्म प्लस मॉइस्ट ईयर जो है, ये आपके लंग्स के अंदर चली जाती है। तो अगर आपके साइनसेस ना होते या आपकी नाक सिर्फ एक पाइप की तरह होती जिसके थ्रू हवा ने गुजरना था, यानी वो और उसका कोई फंक्शन ना होता, तो बाहर एटमॉस्फेयर में जो ईयर होती हैं, ये तो कोल्ड होती हैं और ड्राई होती हैं, ये आपके लंग्स में पहुंचती और आपके लंग्स को डैमेज करती। अल्लाह ताला ने नोज और साइनसेस बनाई ताकि वो आप जो ईयर इनहेल कर रहे हो उसकी क्वालिटी को चेंज कर दे। तो चेंज द क्वालिटी ऑफ ईयर, ये इसका दूसरा काम है। ये कोल्ड और ड्राई एयर को कन्वर्ट कर देती हैं इनटू वार्म प्लस मॉइस्ट एयर और ये फिर लंग्स में जाती है। तीसरा काम ये है आपके पास मॉडिफिकेशन ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ वॉइस। जो आप बोलते हो, जो आप आवाज निकालते हो, इसकी मॉडिफिकेशन में भी नोज और साइनसेस का काम होता है। यही वजह है अगर किसी बंदे को फ्लू हो जाए, जुकाम हो जाए या साइनोसाइटिस हो जाए, यानी जो साइनसेस हैं उनके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो उस बंदे की आवाज अजीब हो जाती है। जिस बंदे को जुकाम हो और वो बात करे तो साफ पता चलता है कि इस बंदे को तो जुकाम है। आवाज पतली हो जाती है, अजीब तरह की हो जाती है। क्यों? क्योंकि नोज के अंदर इन्फ्लेमेशन है, राइनाइटिस है। नोज के अंदर जो इन्फ्लेमेशन होती है उसको हम राइनाइटिस कहते हैं। ठीक है। और साइनसिस के अंदर जो इन्फ्लेमेशन होती है उसको हम साइनोसाइटिस कहते हैं। तो अगर किसी बंदे को साइनोसाइटिस या राइनाइटिस हो जाए, नोज के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाए, या जो साइनसेस मैंने आपको दिखाई है उनके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो अब नोज और साइनसेस जो है वो वॉइस की मॉडिफिकेशन सही तरीके से नहीं कर सकेंगी और आवाज अजीब हो जाएगी। तो ये फिल्ट्रेशन का, क्वालिटी ऑफ द ईयर को चेंज करना और मॉडिफिकेशन ऑफ वॉइस, ये आपके नोज और साइनसेस का जो है काम है। यहाँ तक इस बात की आप लोगों को समझ आई है। अब जो आपने ईयर इनहेल की, मैक्स ज्यादा आप नोज के जरिए से करते हो, थोड़ी बहुत माउथ के जरिए से भी आती हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्योर ईयर होगी, जो क्लीन ईयर होगी, वो होगी जो नोज के जरिए से फिल्टर होके आ रही है। एज कंपेयर टू माउथ के जरिए से जो आ रही है वो क्लीन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि माउथ के जरिए से तो डायरेक्टली ये गले में आ गई। जबकि नोज के जरिए से जो आ रही थी, एक तो नोज के अंदर हीयर थे और म्यूकस था, उसने इस ईयर को क्लीन किया। फिर साइनसेस थी, नोज के साथ दोनों साइडों पे साइनसेस कनेक्ट थी, उन्होंने क्वालिटी ऑफ द ईयर को चेंज की, कोल्ड और ड्राई ईयर को वार्म और मॉइस्ट ईयर में कन्वर्ट कर दिया, वॉइस की मॉडिफिकेशन कर दी। ये काम ये माउथ के जरिए से नहीं हो सकते। तो जो माउथ के जरिए से ईयर आएगी वो थोड़ी सी अनक्लीन होगी। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि हम सांस जो है वो मुंह से लें। बहरहाल, यहाँ तक इस बात की समझ आ गई। अब ईयर आती है यहाँ पे। ठीक है। ये आपके पास है फेरेंक्स। ये जो एरिया है ये आपके पास है फेरेंक्स। अब फेरेंक्स के दो हिस्से हो गए। ये जो नोज से रिलेटेड फेरेंक्स है, यानी ये वाला एरिया, ये वाला, ये नोज है ना, तो नोज के पीछे ये जो फेरेंक्स हैं, इसको हम कहते हैं नेजोफेरेंक्स। नेजोफेरेंक्स। और माउथ के पीछे जो है, यानी ये वाला, ये माउथ है ना, माउथ के पीछे जो फेरेंक्स हैं, ये हैं आपके पास ओरोफेरेंक्स। तो ये सारा फेरेंक्स है। ऊपर वाला जो नाक के पीछे है ये नेजोफेरेंक्स है, नीचे वाला जो है ये ओरोफेरेंक्स है, जो ओरल कैविटी है जिसको हम माउथ भी कहते हैं, उसके पीछे। अब ये आता है नीचे। जब ये यहाँ पे नीचे आता है फेरेंक्स, तो अब फेरेंक्स जो है, फेरेंक्स के आगे जो है दो डिफरेंट पाथवेज बन जाते हैं। अब जो ईयर आपने इनहेल की थी, जाहिर है आप चाहते हो कि ये आपके लंग्स के अंदर जाए। ये लंग्स हैं दोनों साइडों पे, जबकि ये पाइप जो है, ये वाली, ये जा रही हैं आपकी स्टमक के पास। तो बेसिकली ये फेरिंग्स जब नीचे आती हैं तो ये दो में डिवाइड हो जाती हैं। एक को हम कहते हैं एसोफेगस। एसोफेगस
और ये एसोफेगस कहाँ जाती हैं? स्टमक के पास। ये मैंने स्टमक तक ड्रा कर दिया। ये एसोफेगस हैं, ये जाती हैं स्टमक के पास। ये दूसरे साइड पे जो हैं, ये हैं लैरिंक्स, और इस लैरिंक्स को हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं। इसको हम साउंड बॉक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो लैरिंक्स हैं, ये देखिए यहाँ तक, ये जो है ये लैरिंक्स हैं। इस लैरिंक्स के अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं, वोकल कार्ड, और ये वोकल कार्ड्स के बजने से, ये वोकल कार्ड्स होते हैं दोनों साइडों पे, इस साइड पे भी इस साइड पे भी, और इनके बजने से आवाज प्रोड्यूस होती है। आप जो बोलते हो, ये जो हम बातें करते हैं, साउंड निकालते हैं, ये बेसिकली इस लैरिंग्स के अंदर ये आवाज पैदा होती है। इसलिए लैरिंग्स को हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं। लैरिंग्स के अंदर कौन सी चीज है जो आवाज बनाती हैं? वोकल कार्ड्स अंदर मौजूद होते हैं जो आवाज बनाते हैं। तो ये एक साइड पे लैरिंग्स हैं, दूसरे साइड पे एसोफेगस है। अब जो ईयर आपने इनहेल की थी, ये कहाँ जाती हैं मेनली? ये जाती हैं लैरिंक्स के अंदर, ठीक है? ये लैरिंक्स के अंदर जाती हैं। थोड़ी बहुत एसोफेगस के अंदर भी जाती हैं, और स्टमक में के ज़रिए से भी स्टमक में भी जाती हैं, जो आप फिर गैस वगैरह की शक्ल में निकाल देते हो। लेकिन मेनली जो ईयर हैं वो आपकी लैरिंक्स में जाती हैं। लैरिंक्स के बाद ये जो है आपके पास, ये ट्रेकिया है, ट्रेकिया। ठीक है? इस पे हम आगे हम मज़ीद बात करेंगे यहाँ से नीचे। यहाँ से नीचे हम अलग बात करेंगे, अब हम यहाँ से ऊपर की बात कर रहे हैं। तो एक साइड पे लैरिंक्स है, दूसरी साइड पे आपके पास एसोफेगस। अब जो आप खुराक खाते हो, मुँह के अंदर आपने नवाला डाला, ये खुराक यहाँ पे आई। जब ये यहाँ पे पहुँच गई ना ये खुराक, अब इसके सामने एसोफेगस भी पड़ा हुआ है और इसके सामने लैरिंक्स भी पड़ा हुआ है। जैसे ये खुराक यहाँ पे पहुँचती है, यानी आप जब स्वॉलो करते हो, निगलते हो, तो लैरिंक्स के ऊपर एक फोल्डिंग लिड मौजूद है। ये लिड, इस लिड का नाम है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस, ये एपिग्लॉटिस फौरन क्या हो जाता है, इस तरह बंद हो जाता है। और जब ये बंद हो जाता है तो खुराक लैरिंक्स में नहीं आती, ट्रेकिया में नहीं आती, फेफड़ों में नहीं जाती, बल्कि एसोफेगस जाके स्टमक में चली जाती है। ठीक है? तो एपिग्लॉटिस का काम है कि जो फूड आपने swallow किया, निगल लिया, उसको लैरिंक्स में जाने से रोके। तो ये लैरिंक्स के ऊपर एक किस्म की लिड है, एक किस्म का माउथ है, जो कब बंद होता है? जब आप निगलते हो। जब आप निगलते हो, फौरन ये एपिग्लॉटिस इस तरह बंद हो जाता है, और ये रास्ता बंद हो जाता है, तो खुराक एसोफेगस के ज़रिए से स्टमक में आ जाती है। यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई? अब यस सर। हमारे पास एक चीज होती है अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक, एक होता है लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक, यानी URTI। तो URT यानी अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक, और LRT यानी लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक। अक्सर आप जब डॉक्टर के पास लिखते हो तो वो डायग्नोसिस में लिख देता है URTI। आपका गला खराब होता है, आपके मुंह के अंदर वो टार्च फेंकता है, वो देखते हैं कि आपका गला खराब है, डायग्नोसिस में लिख देता है URTI यानी अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। और अगर वो आपके फेफड़ों के ऊपर स्टेथोस्कोप रखे और वो कहे कि आपका तो सीना खराब है, तो वो इसको लिख देता है LRTI यानी लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो आपको बाउंड्रीज का पता होना चाहिए कि कहाँ तक अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक है और कहाँ तक लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक है। तो ये आपके पास बाउंड्री है, ये लैरिंक्स से नीचे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, ठीक है? यानी मैं अगर ये ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, लैरिंक्स से नीचे, यानी ट्रेकिया, फिर ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, लंग्स, ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। इससे ऊपर यानी आपका लैरिंक्स हो गया, आपका फेरिंक्स हो गया, आपका ओरोफेरिंक्स हो गया, आपका नेसोफेरिंक्स हो गया, ये सारा आपके पास अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है। तो अगर किसी बंदे को लैरिंक्स के अंदर इन्फ्लेमेशन हो, यानी लैरिंजाइटिस हो, हम कहेंगे ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है।
अगर किसी बंदे को फेरेंक्स के अंदर इन्फ्लेमेशन हो यानी फेरेंजाइटिस हो, हम कहेंगे ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। लेकिन अगर लेरिंक्स से नीचे कोई इन्फ्लेमेशन हो तो हम कहते हैं ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि लेरिंक्स से नीचे आपके पास लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, इससे ऊपर आपके पास अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है। तो लेरिंक्स को हम साउंड बॉक्स कहते हैं, ट्रेकिया को हम विंड पाइप कहते हैं, क्योंकि इसका और कोई काम नहीं है। ये एक पाइप है जिसके थ्रू विंड यानी जो ईयर आपने इनहेल की थी वो इसके जरिए से गुजरती है। तो ट्रेकिया को हम विंड पाइप कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक इस बात की समझ आ गई है आप लोगों को? यस यस सर। सर। ठीक है। अब हम जाते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, और वो है हमारा ये जो ट्रेकिया था, ये ट्रेकिया, ये ट्रेकिया, ये जो ट्रेकिया था, अब ये ट्रेकिया है, ये नीचे आ रहा है। ठीक है, ये ट्रेकिया नीचे यस आता सर। है, ये ट्रेकिया जो है ये नीचे आता है, और एक जगह पे ये दो में डिवाइड हो जाता है। इस जगह पे ये दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। ये आपके पास ट्रेकिया है, इसको हम विंड पाइप भी कहते हैं। यहाँ पे आके ये दो में डिवाइड हो जाता है। अब दो किस चीज में डिवाइड हो जाता है? ये डिवाइड हो जाता है ब्रोंकस में। किसमें? ब्रोंकस में। ये लेफ्ट साइड पे आपके पास लेफ्ट ब्रोंकस, राइट साइड पे आपके पास राइट ब्रोंकस। और जिस जगह पे ये डिवीजन होती है, इस जगह को हम कहते हैं कैरिना, CARINA, कैरिना, जहां पे ट्रेकिया डिवाइड हो जाता है इनटू टू ब्रोंकाई, लेफ्ट मेन ब्रोंकाई और राइट मेन ब्रोंकाई। इस जगह को हम कहते हैं कैरिना। ये जगह क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, और यहाँ से कफ रिफ्लेक्स जनरेट होता है। यानी अगर गलती से इस ट्रेकिया के अंदर कोई खाने की चीज चली गई है, कोई मूंगफली का टुकड़ा चला गया है, कोई डस्ट पार्टिकल चला गया है, ठीक है, तो ये डस्ट पार्टिकल जब इधर से गुजर के यहाँ पे करीना पे पहुंचेगा ना, जहाँ पे डिवीजन हो रही है, यहाँ पे बहुत ज्यादा सेंसरी न्यूरॉन होते हैं, वो इरिटेट हो जाते हैं, वो सिग्नल भेजते हैं दिमाग के पास कि इस बंदे को खांसी करवाओ। तो आपको खांसी होती है, और जैसे ही आपको खांसी होती है ये जगह इस तरह कंट्रैक्ट होती है, और जो चीज ऊपर से मूंगफली का दाना या कोई चीज जो नीचे आ रही थी उसको ऊपर प्रोपेल करके निकाल दिया जाता है, ताकि वो फेफड़ों के अंदर ना चली जाए। ठीक है, तो ये कैरिना, CARINA, जहां पे ट्रेकिया डिवाइड होता है इनटू टू मेन ब्रोंकस में। अब अगर आप इन ब्रोंकस को देखो तो राइट साइड वाला जो ब्रोंकस है ये स्ट्रेट है, यानी ये अगर ट्रेकिया है ना, ये ट्रेकिया है। अब यहां से ये आपके पास राइट ब्रोंकस है, और ये होता है लेफ्ट, सॉरी, राइट मेन ब्रोंकस, और ये लेफ्ट मेन। तो लेफ्ट वाला जो होता है ये थोड़ा सा क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, जबकि ये वर्टिकल है। अब ये चूंकि राइट साइड वाला मेन ब्रोंकस और ये लेफ्ट साइड वाला मेन ब्रोंकस, राइट साइड वाला मेन ब्रोंकस चूंकि थोड़ा सा वर्टिकल है या स्ट्रेट है, इसीलिए ट्रेकिया में अगर कोई चीज आएगी तो वो ज्यादा चांस है कि राइट साइड पे जाएगी, क्योंकि वो राइट साइड वाला जो मेन ब्रोंकस है ये बिल्कुल स्ट्रेट है। तो ग्रेविटी की वजह से वो राइट साइड पे आती है। इसलिए अगर कोई चीज आप एक्सपायर करते हो, एक्सपायर किस चीज को कहते हैं? कि कोई चीज जो जानी नहीं चाहिए थी, ट्रेकिया के अंदर आनी नहीं चाहिए थी लेकिन आ गई है, कोई फूड आइटम, कोई पार्टिकल, हम कहते हैं कि इसने एस्पायरेट कर दिया है, एस्पायरेट। ठीक है, तो अगर कोई चीज आप एस्पायर यानी एस्पायरेट करते हो तो ज्यादा इम्कान है कि वो कौन से साइड के फेफड़े में जाएगी? राइट साइड के फेफड़े में, क्योंकि जो राइट मेन ब्रोंकस है ये बिल्कुल ट्रेकिया के साथ वर्टिकली पड़ा हुआ है, एज कंपेयर टू लेफ्ट साइड वाला वो थोड़ा सा इस तरह तिरछा है, तो इसके अंदर इम्कान जाने का बहुत कम है। यहाँ तक इस बात की आप लोगों को समझ आ गई है? यस यस सर। ये बहुत अहम चीजें ये पेपर में आती है। अब हमारे पास ब्रोंकस की डिवीजन, ठीक है, सबसे पहले ट्रेकिया से जो ब्रांच निकली राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी, इसको हम कहते हैं
मेन ब्रोंकस, मेन ब्रोंकस। ये लेफ्ट साइड पे है तो ये हो गई लेफ्ट मेन ब्रोंकस, ये राइट साइड पे है तो ये हो गया राइट मेन ब्रोंकस, या हम इसको प्राइमरी ब्रोंकस भी कहते हैं। ये 1 की पावर 0 का मतलब प्राइमरी, ये प्राइमरी लेफ्ट ब्रोंकस, ये प्राइमरी राइट ब्रोंकस, यानी हम इसको मेन ब्रोंकस भी कहते हैं और प्राइमरी ब्रोंकस भी कहते हैं। ये इसके बाद जब ये डिवाइड होता है इनटू 2, इसी तरह जब ये डिवाइड होता है इनटू 3, तो डिवीजन के बाद जो ब्रोंकस हैं उनको हम कहते हैं लोबार ब्रोंकस, LOBAR। ये एक लोबार ब्रोंकस हो गया, ये दूसरा लोबार ब्रोंकस हो गया। इसी तरह राइट साइड पे ये एक लोबार ब्रोंकस, ये दूसरा लोबार ब्रोंकस, ये तीसरा लोबार ब्रोंकस। वजह क्या है? वजह ये है कि जो लेफ्ट साइड की लंग है इसके अंदर होते हैं 2 लोब, ये फिशर हैं। ये देखो ना, ये लाइन जो है ये फिशर हैं। फिशर आपके लोब्स को, आपके लंग्स को लोब्स में डिवाइड करते हैं। तो ये एक फिशर है जिसने आपके लेफ्ट लंग को 2 लोब्स में डिवाइड किया हुआ है। एक लोब हो गया ये और एक लोब हो गया ये। तो लेफ्ट साइड पे 2 लोब्स होते हैं। अगर आपको याद करने में मुश्किल होती है तो इस तरह याद रखो कि एल के लेफ्ट के एल के 2 वो होते हैं, एक ये डंडी, ये एक डंडी। तो लेफ्ट साइड के अंदर 2 ब्रोंकस होते हैं, जबकि राइट साइड के अंदर 3 ब्रोंकस होते हैं। जो लेफ्ट साइड के 2 ब्रोंकस हैं ये अपर सॉरी लोब, मैं बार-बार ब्रोंकस कह रहा हूँ। ये अपर लोब हो गया, ये लोअर लोब हो गया। जबकि राइट साइड के अंदर 3 लोब होते हैं, अपर लोब, मिडल लोब और लोअर लोब। चूंकि लोब्स यहाँ पे 3 हैं, इसलिए लोबर ब्रोंकाई भी 3 है। ये अपर लोब का ब्रोंकाई, लोबर ब्रोंकाई, ये मिडल लोब का लोबर ब्रोंकाई और ये लोअर लोब का लोबर ब्रोंकाई। कहने का मतलब ये है कि जब ट्रेकिया आता है तो कैरिना पे, इस जगह को हम कैरिना कहते हैं, 2 में डिवाइड हो जाता है और ये जो मेन ब्रोंकस है दोनों साइडों पे, जो पहला ब्रोंकस है इसको हम मेन ब्रोंकस या प्राइमरी ब्रोंकस कहते हैं। ये मेन ब्रोंकस फिर लेफ्ट साइड पे 2 में डिवाइड हो जाता है। डिवीजन वाली जो ब्रोंकस हैं उनको हम लोबर ब्रोंकस कहते हैं। तो ये एक अपर लोब ब्रोंकस और ये चूंकि लोअर लोब में जा रही हैं तो ये लोअर लोब का ब्रोंकस। इसी तरह राइट साइड पे ये अपर लोब का, ये मेन ब्रोंकस था, ये डिवाइड हो गया तो डिवीजन के बाद तो हम लोबर ब्रोंकस कहते हैं। तो ये अपर लोब का लोबर ब्रोंकस, ये मिडल लोब का लोबर ब्रोंकस और ये लोअर लोब का लोबर ब्रोंकस। तो हम इस साइड पे इसी साइड पे भी इस तरह होगा, तो मैं लेफ्ट साइड को थोड़ा सा समझाता हूँ। ये मेन ब्रोंकस हो गया, मेन ब्रोंकस 2 में डिवाइड हो गया लेफ्ट साइड पे, तो डिवीजन के बाद हम इसको लोबर ब्रोंकस कहते हैं। लोबर ब्रोंकस जब डिवाइड होता है मजीद ब्रांचेस में, तो उसके बाद ये जो ब्रांचेस होते हैं उसको हम कहते हैं सेगमेंटल ब्रोंकस या टर्शरी ब्रोंकस ब्रोंकस। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, या मेन, लोबार और सेगमेंटल, ये दो नाम है। समझ आई है या नहीं आई? यस यस सर। सर। इसी तरह ये मेन ब्रोंकस, ये लोबार ब्रोंकस, ये सेगमेंटल ब्रोंकस, या ये प्राइमरी ब्रोंकस, ये सेकेंडरी ब्रोंकस, ये टर्शरी ब्रोंकस। इसी तरह इस साइड पे भी ये मेन ब्रोंकस, ये लोबार ब्रोंकस और ये टर्शरी ब्रोंकस, या ये प्राइमरी ब्रोंकस, ये सेकेंडरी ब्रोंकस, ये टर्शरी ब्रोंकस। इसकी समझ आई है आप लोगों को या नहीं आई? यस सर। यहाँ तक ये चीज क्लियर हो चुकी है? यस सर। तो क्लियर है। अच्छा, अब मैं जो बात करूंगा ये तीनों के लिए, सेगमेंटल ब्रोंकस के बाद क्या आता है, सेगमेंटल ब्रोंकस के बाद क्या आता है इसके ऊपर हम बात। ये सेगमेंटल ब्रोंकस के बाद इधर भी वही चीज आएगी, 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 लेकिन मैं एक में आप लोगों को समझा देता हूँ। सेगमेंटल ब्रोंकस, ये आपके पास सेगमेंटल ब्रोंकस, ये कौन सा ब्रोंकस हो गया? लोबार। लोबार। लोबार, और ये कौन सा हो गया? सेकेंडरी, मेन। मेन। मेन, मेन। प्राइमरी। ये मेन,
या प्राइमरी भी जिसको सॉरी हाँ प्राइमरी भी जिसको हम कह सकते हैं। तो ये जो टर्शियरी ब्रोंकस हैं, यहाँ पे ये जो टर्शियरी ब्रोंकस हैं, टर्शियरी ब्रोंकस फिर मजीद डिवाइड होते हैं। टर्शियरी ब्रोंकस मजीद डिवाइड होते हैं। ये देखो इसकी आगे डिवीजन, इसकी आगे डिवीजन, इसकी आगे डिवीजन। यहाँ तक क्या था? टर्शियरी ब्रोंकस। देखो टर्शियरी ब्रोंकस, प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेकेंडरी, या टर्शियरी, मेन, मेन, लोबार, लोबार, सेगमेंटल। सेगमेंटल। सेगमेंटल जब आगे मजीद डिवाइड होके शाखे देता है, उनको हम कहते हैं कंडक्टिंग एलवन, ब्रोंकियोल। कंडक्टिंग ब्रोंकियोल्स। देख अब ब्रोंकाई नहीं है, ब्रोंकियोल्स हैं। मेन ब्रोंकस, लोबार ब्रोंकस, सेगमेंटल ब्रोंकस। अब सेगमेंटल ब्रोंकस के बाद जो हैं ये यहाँ पर भी और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, लेकिन मैं इस एक का आपको समझाता हूँ। ये जो है आपके पास, इनको हम कहते हैं कंडक्टिंग ब्रोंकियोल्स। समझ आ रही है या नहीं आ रही? यस सर। आ रही है सर। अब हमारे पास एक नई टर्म आ गई। अभी तक था ब्रोंकस। हाँ, कितना कितना टाइम? चले 1 मिनट है। अब नेक्स्ट लिंक में आपको सेंड करता हूँ, तो नेक्स्ट लिंक में इसको कंटिन्यू कर। अच्छा जी, चलें इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हम पढ़ रहे थे कि जो मेन ब्रोंकस है हमारा, जो सबसे पहला ब्रोंकस है, उसको हम कहते हैं मेन ब्रोंकस। फिर मेन ब्रोंकस लेफ्ट साइड पे 2 लोबर ब्रोंकस में डिवाइड हो जाता है, जबकि राइट साइड पे 3 लोबर ब्रोंकसेस में डिवाइड हो जाता है। वजह यह है कि लेफ्ट साइड पे आपके पास सिर्फ 2 लोब्स है, इसलिए आपको 2 लोबर ब्रोंकाई चाहिए, एक अपर लोब के लिए और एक लोअर लोब के लिए। राइट साइड पे चूंकि आपके पास 3 लोब्स हैं, तो आपको 3 लोबर ब्रोंकस चाहिए, अपर लोब के लिए, मिडल लोब के लिए और ये लोअर लोब के लिए। फिर ये जो ब्रोंकस है, जो जो आपके पास लोबर ब्रोंकस है, ये जब डिवाइड होता है तो उसके बाद जो ब्रोंकस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सेगमेंटल ब्रोंकस या टर्शरी ब्रोंकस। ये यहाँ तक थे टर्शरी ब्रोंकस। फिर ये जो टर्शरी ब्रोंकस हैं ये डिवाइड होते हैं, और ये जब डिवाइड होते हैं तो ये जो आगे की ब्रांचेस होती हैं उनको हम कहते हैं ब्रोंकियोल्स। और कौन सी ब्रोंकियोल्स? कंडक्टिंग ब्रोंकियोल। अब हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रोंकस एंड ब्रोंकियोल। ठीक है, तो अभी तक जो हमने पढ़ी वो थी ब्रोंकस, और अब आ गई है ब्रोंकियोल। तो फर्क क्या है? फर्क ये है कि अगर आप ब्रोंकस की दीवारों को देखो, तो ब्रोंकस की दीवारों के अंदर कार्टिलेज भी होते हैं, और ब्रोंकस की दीवारों के अंदर स्मूथ मसल्स भी होते हैं। ब्रोंकस की दीवारों में क्या है? कार्टिलेज प्लस स्मूथ मसल। जबकि ब्रोंकियोल्स की अगर आप दीवारें देखो, तो ब्रोंकियोल्स की दीवारों में सिर्फ स्मूथ मसल्स होते हैं, कार्टिलेज इसमें नहीं होती। ब्रोंकस और ब्रोंकियोल्स में क्या फर्क है? ब्रोंकस की दीवार में सिर्फ कार्टिलेज और प्लस स्मूथ मसल्स होती हैं, जबकि ब्रोंकियोल्स की दीवार में सिर्फ स्मूथ मसल्स होती है। ठीक है, तो आपके पास जो मेन ब्रोंकस था, या जिसको हम प्राइमरी ब्रोंकस भी कहते थे, मेन, लोबार और सेगमेंटल, इनके अंदर इनकी दीवारों में कार्टिलेज भी थी और स्मूथ मसल भी थे। अब ये हो गई हैं ब्रोंकियोल्स। ये यहाँ तक थी, इससे ऊपर ये था सेगमेंटल ब्रोंकस। सेगमेंटल के बाद है ब्रोंकियोल, जिसको हम कंडक्टिंग ब्रोंकियोल्स कहते हैं। समझ आ गई है? कंडक्टिंग ब्रोंकियोल्स जब मजीद डिवाइड होती हैं, तो हम उनको कहते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल। कौन सी ब्रोंकियोल? रिस्पायरेटरी। रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल। तो ये देखो, ये इसको आप क्या देखो, इसको आप देखो, यानी ये आपके पास हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल। इससे ऊपर क्या थे? कंडक्टिंग ब्रोंकियोल। फिर कंडक्टिंग कंडक्टिंग ब्रोंकियोल। ब्रोंकियोल से क्या हो गए? ये रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल। ये थे आपके पास कंडक्टिंग ब्रोंकियोल। ऊपर से शुरू करो। आपके पास
मेन ब्रोंकस, लोबार ब्रोंकस, सेगमेंटल ब्रोंकस, फिर कंडक्टिंग कंडक्टिंग ब्रोंक्यूल। ब्रोंक्यूल्स, उसके बाद रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल। ये रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल, रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स के जब रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल डिवाइड होते हैं, यानी ये ये इनको हम कहते हैं एल्वियोलर डक्ट। इनको हम क्या कहते हैं? एल्वियोलर डक्ट। और ये एल्वियोलर डक्ट जो है कहाँ जाती हैं? एल्विलाई में जाती हैं। ये देखो, ये आपके पास है एल्विलाई, ये दूसरा एल्विलाई, ये तीसरा एल्विलाई, ये चौथा एल्विलाई। समझ आई है या नहीं आई? तो हमने ये पढ़ा कि हमारे पास प्राइमरी ब्रोंक मेन ब्रोंकस होता है, वो डिवाइड होता है तो लोबर ब्रोंकस बन जाते हैं, वो डिवाइड होते हैं तो सेगमेंटल ब्रोंकस बन जाते हैं, सेगमेंटल ब्रोंकस डिवाइड होते हैं तो आपके पास कौन से बन जाते हैं? कंडक्टिंग ब्रोंकियोल्स। ये कंडक्टिंग ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स भी मैंने बड़ा लिख दिया। कंडक्टिंग ब्रोंकियोल्स जब डिवाइड होते हैं तो क्या बन जाते हैं? रिस्पायरेटरी ब्रोंकियोल्स। और रिस्पायरेटरी ब्रोंकियोल्स के बाद क्या आता है? एल्वियोलर डक्ट। और नाम से ज़ाहिर है एल्वियोलर डक्ट, ये वो डक्ट, वो पाइप हैं जो किसके अंदर इंटर होता है? एल्विलाई के अंदर। एल्वोलाई के और अंदर। एल्विलाई आखिरी ठिकाना है। ये आपने जो ईयर इनहेल की थी, ये ईयर का आखिरी ठिकाना है। ये मैंने ऑक्सीजन ली है, ये आखिरी ठिकाना। ये चीज समझ आई है आप लोगों को या नहीं आई? सर Yes, sir. टर्मिनल ब्रोंकियोल्स कहाँ होते हैं? हाँ, मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ तक आप लोगों को समझ आई है? Yes, sir. यस सर, क्लियर है। अच्छा, अब याद रखो कि जो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स हैं, इसके नीचे जो एरिया है, इसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी जोन। और ये जो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल है, इससे ऊपर का जो एरिया है, यानी जो कंडक्टिंग जोन और ये सेगमेंटल और ये लोब, इनको हम कहते हैं कंडक्टिंग जोन। मेन ब्रोंकस, लोबार ब्रोंकस, सेगमेंटल ब्रोंकस, कंडक्टिंग ब्रोंकियोल्स, ये आती हैं कंडक्टिंग जोन में। जबकि जो रिस्पायरेटरी जोन है, उसमें आता है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, एल्वियोलर डक्ट और एल्विलाई। ये बहुत जरूरी है, लोगों को इस चीज का पता नहीं होता। इस बेस पे आपकी आगे फिजियोलॉजी में डेड स्पेस हैं, फिजियोलॉजिकल स्पेस हैं, वगैरह वगैरह। तो इसलिए इसको अच्छी तरह समझना है। यहाँ तक आप लोगों को समझ आई है? यस सर। यस सर। अब क्वेश्चन पूछा गया कि टर्मिनल ब्रोंकियोल किसे कहते हैं। तो जो कंडक्टिंग ब्रोंकियोल थे ना, इसका जो बिल्कुल आखिरी जगह है जहां पे कंडक्टिंग ब्रोंकियोल फिर डिवाइड होता है दो में, और जहां से रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल शुरू होते हैं, यानी कंडक्टिंग ब्रोंकियोल के बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल शुरू होते हैं ना, तो जो बिल्कुल लास्ट डिवीजन है, लास्ट ब्रांच है, जहां पे कंडक्टिंग ब्रोंकियोल खत्म होते हैं, उसको हम कहते हैं टर्मिनल ब्रोंकियोल। जैसे ये वाला, ये यहाँ से, ये देखो, ये आपके पास कंडक्टिंग ब्रोंकियोल था, कंडक्टिंग ब्रोंकियोल डिवाइड हुआ, फिर डिवाइड हुआ, तो यहाँ पे कंडक्टिंग ब्रोंकियोल खत्म हो रहे हैं। तो जहाँ पे कंडक्टिंग ब्रोंकियोल खत्म होते हैं, उस जगह को हम कहते हैं टर्मिनल ब्रोंकियोल। यानी ये आपके पास मेन ब्रोंकस, लोबर, सेगमेंटल, कंडक्टिंग ब्रोंकियोल। कंडक्टिंग ब्रोंकियोल जहाँ पे खत्म होता है, उसको हम क्या कहते हैं? टर्मिनल ब्रोंकियोल। टर्मिनल ब्रोंकियोल के बाद फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, फिर एल्वियोलर डक्ट और फिर एल्विलाई। ये समझ आई है आप लोगों को? Yes, sir. यस सर। अब इसको कंडक्टिंग जोन क्यों कहते हैं और इसको रेस्पिरेटरी जोन क्यों कहते हैं? वजह ये है कि जब ईयर जो आपने इनहेल की थी, ये प्राइमरी ब्रोंकस में आती हैं, फिर लोबार ब्रोंकस में आती हैं, फिर सेगमेंटल ब्रोंकस में आती हैं, फिर कंडक्टिंग ब्रोंक्यूल्स में आती हैं, तो ईयर के साथ कुछ नहीं होता। ये सिर्फ रास्ते हैं ईयर के गुजरने के, ईयर के कंडक्ट होने के, इसलिए हम इनको कंडक्टिंग जोन कहते हैं। जबकि जहां से रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल और
और एल्वियोलर डक्ट और एल्विलाई हैं, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस का कंसेप्ट चलता है, यहाँ पे रिस्पायरेशन होती है, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाले काम होते हैं, इसलिए इसको हम रिस्पायरेटरी जोन कहते हैं। ये जो कंडक्टिंग जोन है, जहां से सिर्फ हवा गुजर रही है, कोई एक्सचेंज ऑफ गैस नहीं हो रहे, इसको हम डेड स्पेस भी कहते हैं। समझ नहीं आई? Right, sir. Right. क्लियर हो गया? अब ये क्यों जरूरी है कि कौन सा आपका ब्रोंकस है, कौन सा ब्रोंक्यूल्स है, कौन सा आपके पास, वजह ये है कि हमारे पास कुछ डिजीजेस हैं, ठीक है? वो डिजीजेस हमारे पास हैं, मिसाल के तौर पर निमोनिया। निमोनिया कहाँ पे इफेक्ट करता है? निमोनिया करता है आपके एल्विलाइज के ऊपर भी कर सकता है, ये जो एल्विलाइज हैं इनके ऊपर भी कर सकता है, आपकी ब्रोंकाई पे भी कर सकता है, इसको हम ब्रोंकियल निमोनिया कहते हैं, एल्वियोलर निमोनिया कहते हैं, कहीं पर भी कर सकता है। जबकि आपके पास जो अस्थमा है, जिसको दमा कहते हैं, साबंदी पश्तो में हम इसको सांसबंदी कहते हैं, अज़्दमा। अज़्दमा आपको कहाँ पे कौन सी चीजों को इफेक्ट करता है? ब्रोंकाई, या जिसको हम ब्रोंकस भी कहते हैं, प्राइमरी ब्रोंकस, ये ब्रोंकाई है, लोबार ब्रोंकाई है और सेगमेंटल ब्रोंकाई है। ये सेगमेंटल तक ब्रोंकाई है, उसके बाद कंडक्टिंग ब्रोंकियोल शुरू हो जाते हैं, तो वो ब्रोंकियोल है। तो जो अस्थमा है उसमें ब्रोंकाई पे इफेक्ट होता है, ब्रोंकाई इसमें मतलब ब्रोंकाई इन्वॉल्व होते हैं अस्थमा। समझ आ रही है या नहीं आ रही? इसके बाद है एम्फाइसीमा, ये एक और बीमारी है एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा में कौन सी जगह इन्वॉल्व होती है? इसमें रेस्पिरेटरी जोन इन्वॉल्व होता है, रेस्पिरेटरी जोन। रेस्पिरेटरी जोन में कौन कौन सी चीजें आती हैं? रेस्पिरेटरी ब्रोंक, एल्वियोलर डक्ट और एल्विलाई, या एल्विलाई को इसमें डैमेज पहुंच जाता है, या एल्वियोलर डक्ट को पहुंच जाता है, या रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल को पहुंच जाता है। ये तीन इलाके रेस्पिरेटरी जोन कहलाते हैं। तो एम्फाइसीमा कहाँ की बीमारी है? रेस्पिरेटरी जोन की बीमारी। इसी तरह एक और बीमारी है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। ये तो नाम से जाहिर है, ब्रोंकाइटिस यानी ब्रोंकाई की इन्फ्लेमेशन, ब्रोंकाई। तो अस्थमा में भी ब्रोंकाई पे असर पड़ता है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में भी ब्रोंकाई पे असर पड़ता है, एम्फाइसीमा में रेस्पिरेटरी जोन पे असर पड़ता है। तो ये आपको समझ में आ गए कि ब्रोंकाई कौन सी है आपके पास ब्रोंक्यूल्स कौन से हैं, और आपके पास रेस्पिरेटरी जोन कौन सा है, कंडक्टिंग जोन कैसा है। इसकी समझ आई है या नहीं आई? आ गया सर। यस सर। ये राइट साइड का लंग हो गया, ये लेफ्ट साइड का लंग हो गया। राइट साइड पे आपके पास 3 लोब हैं, ठीक है, और लेफ्ट साइड के 2 डंडे याद रखो कि इसमें 2 लोब हैं, अपर और लोअर, ठीक है। ये लेफ्ट साइड पे चूंकि हार्ट मौजूद होता है, यहाँ पे हार्ट होता है, तो जो लेफ्ट लंग है ना, लेफ्ट लंग के अंदर ये जो जगह है, ये इसको हम कार्डियक नाच कहते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे हार्ट मौजूद होता है। तो लेफ्ट लंग ने हार्ट को जगह दी हुई है, तो ये जो नाच है ना, ये इसको हम कार्डियक नाच कहते हैं, हार्ट यहाँ पे मौजूद होता है। जिस जगह पे लंग्स के अंदर ये ब्रोंकस इंटर हो रहे हैं, इस जगह को हम हाइलम कहते हैं, हाइलम। यहाँ पे आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, जितनी भी वेसल्स हैं वो भी इंटर हो रही होती हैं, और ब्रोंकस भी इंटर हो रहे होते हैं। जहाँ पे लंग्स के अंदर एंट्री होती है उसको हम क्या कहते हैं? हाइलम। हाइलम। जहाँ पे ये ट्रेकिया 2 ब्रोंकस में डिवाइड होता है उसको हम कैरिना कहते हैं। यहाँ तक आप लोगों को ये चीजें समझ आई है? यस सर। आज के लिए इतना ही काफी है, ये चीज आपने अच्छी तरह याद रखनी है, ठीक है। ये कंडक्टिंग जोन और कौन सी डिवाइड होने के बाद, क्योंकि वो पूछते हैं कि कंडक्टिंग ब्रोंक्यूल्स के बाद कौन सी चीज आती है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स के बाद कौन सी चीज आती है, लोबार ब्रोंकस के बाद कौन सी चीज आती है। तो ये चीज आप लोगों ने याद करनी है इंशाल्लाह। ये बेसिक एनाटॉमी हो गई। अब इसके अंदर होता क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होती हैं, ये फिजियोलॉजी है, ये इंशाल्लाह हम कल इसको कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। अल्लाह हाफिज।